नाज़रीन, रिपोर्टिंग की रसद में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ने एक राय दी है जो कि सदारती रेफरेंस था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से भिजवाया गया था कि क्या सेनेट के इलेक्शंस जो हैं वो खुफिया होंगे या ओपन होंगे। इस हवाले से जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय दी है। इस हवाले से मुतज़ाद जो है वो जो ख़बरें जो है वो गर्दिश कर रही हैं, और ख़ुसूसन जो जो मेन स्ट्रीम टेलीविज़न चैनल्स हैं उन पर एक अजीब सी बात आ रही है कि नहीं जी बार कोड होगा, और कहीं कहा जा रहा है कि जी ये हुकूमत जो है वो अपना केस जीत चुकी है। एक अजीब सी कन्फ्यूजन जो है वो बनाई गई है, और ये कन्फ्यूजन जो है वो किसी हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी वो सपोर्ट कर रही है कि वो लोग जिन्होंने अपने वोट का ये सोच रहे होंगे कि शायद वो पार्टी की जो गाइडलाइंस हैं उनसे हट कर वोट डालें। तो ये कन्फ्यूजन की जो सिचुएशन है कि यह तासुर शायद दिया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसने अदालत को, सुप्रीम कोर्ट को कन्विंस कर दिया है और अदालत ने कोई उनके हक में फ़ैसला दे दिया है। ये बात जो है इसकी जो क्या फ़ैसला आया और उसकी क्या जो है वो तशरीह की जा रही है, इस हवाले से हम बात करेंगे। जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर सहाफ़ी हैं नासिर इकबाल साहब। नासिर इकबाल साहब ने चूँकि सुप्रीम कोर्ट में इस केस को सारा कवर किया, ये न सिर्फ ये कि जो वहाँ पर बयानात थे, जो दलाइल थे और जो जजेस के जो रिमार्क्स थे, न सिर्फ वो बल्कि जो जजेस की बॉडी लैंग्वेजेस है, जजेस की जो क्या वो उनके रिमार्क्स थे, उनके वो पस पर्दा क्या अवामिल हैं, इन पर भी बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। और इस हवाले से भी जो आज की जो जजमेंट आई है इसके क्या इसके मफ़हूम है, ये जजमेंट जो है ये क्या मायने रखती है और इसका क्या जो है वो सेनेट इलेक्शन पर असर होगा, हम इनसे बात करते हैं। ना साहब, ये जो आज की जजमेंट है वो मैं देख रहा था, एक मुझे यूँ लगा कि जो अटॉर्नी जनरल की एक स्टेटमेंट थी कि बार कोड जो है, उन्होंने कहा जी कि ये अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दे दिया है कि टेक्नोलॉजी यूज़ की जाएगी और अगर बार कोड जो है वो इस्तेमाल, बार कोड से ये है कि शनाख्त हो जाएगी, लेकिन अदालती फ़ैसले में तो ये बात नहीं थी। तो आपके ख्याल में जो अदालती फ़ैसला है वो क्या है? शुक्रिया असद साहब। देखिए, आपने एक बात ये कही है, सही कही है कि हुकूमत जो है ना उसकी जीत है। हुकूमत की जीत इस तरह इस इन द सेंस इस तरह है कि उन्होंने कन्फ्यूजन फैला दी है। कन्फ्यूजन फैलाने का उनको अल्टीमेटली ये फ़ायदा होगा कि जिन्होंने वोट डालना है अगर वो कन्फ्यूज़ रहेंगे तो जो हुकूमत चाहती है वो वही होगा। लेकिन अगर आप लीगली देखें तो सुप्रीम कोर्ट के सामने जो अटॉर्नी जनरल साहब प्रेसिडेंशियल रेफरेंस लेके गए थे उसमें सवाल क्या था, उन्होंने ये पूछा था कि क्या सेनेट के जो इलेक्शंस हैं वो आइन के मुताबिक हैं, और अगर आइन के मुताबिक हैं तो वो सीक्रेट बैलेट होंगे, अगर नहीं है तो ओपन बैलेट हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट का जवाब क्या है? सुप्रीम कोर्ट का जवाब ये है कि हाँ, सीक्रेट कॉन्स्टिट्यूशनल के अंदर है इलेक्शन। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि सेनेट के इलेक्शंस आइन के मुताबिक हैं तो उसका मतलब है कि सीक्रेट बैलेट है, और अगर सीक्रेट बैलेट है तो हुकूमत का ये पॉइंट ऑफ व्यू तो था ही नहीं, तो मतलब ये उनके ख़िलाफ़ आया। हाँ, ये जो ऑब्जर्वेशंस आई हैं सुप्रीम कोर्ट ने, अलबत्ता उन्हें इलेक्शन कमीशन को ये याद कराया है कि ये 218(3) के तहत ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इलेक्शन इस तरह हो कि उसमें जो है वो फ्री फेयर हो, मतलब किसी किस्म की कोई गड़बड़ ना हो और करप्ट प्रैक्टिस को गार्ड किया जाए। तो ये इलेक्शन कमीशन का हमेशा से ही की ड्यूटी है कि वो इंतखाबात इस तरह किए जाएं कि जो है धांधली कम से कम, मतलब धांधली हो ना सके। अच्छा, जो अटॉर्नी जनरल ने फैसले के फौरी बाद, अभी मेरे ख्याल में डिटेल ऑर्डर आया भी नहीं था, और उन्होंने फौरी तौर पर अपनी एक स्टेटमेंट जारी की जिसमें उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने वाजे कर दिया है कि यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो की जाए, और उसमें उन्होंने ये भी लिखा, साथ में उन्होंने उसको लाइक बार कोड लिखा और दिखा कि इस किस्म, और अगर ना किया गया ये इसका इस्तेमाल तो फिर मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो मूव करूँगा। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को खौफजदा करने की जो है वो मेरे ख्याल में उस पर असरअंदाज होने की कोशिश की है कि वहाँ पर कोई इस किस्म का सिस्टम लगा दिया जाए कि जो वोटर्स हैं उनकी शनाख्त हो जाए। तो आपके ख्याल में जो अटॉर्नी जनरल की जो ओपिनियन है और जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, क्या वो कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है? देखिए, ये असद साहब एक चीज़ ध्यान में रखें कि जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है ना, वो एक
आईनी आज़ाद इदारा है। वो ये नहीं है कि अंडर द लॉ आज़ाद है, वो उसको सुप्रीम कोर्ट उसको कॉन्स्टिट्यूशन ने, आइन ने आज़ाद किया। जैसे सुप्रीम कोर्ट एक है, पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट हाँ, है। तो ठीक है, वो टोटली आज़ाद है। और वो इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन को कराने के लिए, आज़ाद और मुनसिफाना इलेक्शन कराने के लिए किसी किस्म की भी मैयज़ अडॉप्ट कर सकती है। लेकिन आपको याद होगा कि ये बहुत अरसे से चल रहा था कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उसको, उनको इलेक्शन का हक देने के लिए, वोटिंग का राइट देने के लिए कई दफ़ा अटैम्प्ट्स हुए और सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़ी पूरी कोशिश की थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकी। वो भी तो टेक्नोलॉजी थी ना। देखिए, इलेक्शन कमीशन कोई ऐसा काम नहीं करती कि जो टाइम टेस्टेड काम है ना, उसके अलावा वो कभी भी अडॉप्ट नहीं करती। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है ना, वो ज़रा थोड़ा सा ख़तरनाक भी है। और सेकेंडली 3 दिन रह गए इलेक्शन करने, बल्कि एक ही दिन है, बल्कि हाँ, प्रैक्टिकली एक ही दिन है। मार्च 3 को इलेक्शन है। तो आप ख्याल में कौन सी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है जिसके को अप्लाई करके वो इलेक्शन कर। और सेकेंडली ट्रेसेबल बैलेट जो है वो ये आर्गूमेंट ज़रूर हुए थे, लेकिन कोई क्लियर कट डायरेक्शन नहीं है सुप्रीम कोर्ट की कि ट्रेसेबल बैलेट होने चाहिए या बार कोड हो, या इस किस्म की कोई डायरेक्शन नहीं है। और जो 67 की जजमेंट का हवाला हाँ, है, वो मैं आपसे बात कर रहा था कि मैंने जब ये जजमेंट आई तो मैंने भी 1962 का, उन्होंने 1967 का जो जजमेंट थी, वो 1962 का जो 1962 का आइन है वो उसकी इंटरप्रिटेशन की है उसमें, जिसमें सेक्रेसी ऑफ बैलेट से मुतालिक एक आर्टिकल है, आर्टिकल 172। उसमें लिखा है कि जो इस तरह पोलिंग होगी वो सीक्रेट होगी। उस वक्त सेनेट तो नहीं था, सेनेट बाद में बना। तो उसमें 172 को इंटरप्रेट किया था वो 1967 की, 1967 की जो जजमेंट है नियाज अहमद वर्सेस अजीज़ुद्दीन, जिसमें एक इंसिडेंट था, एक हल्के में पोलिंग हुई थी और उसमें जो रिटर्निंग अफसर था उसने कुछ गलती से, आप समझें कि इनडेलिबरेटली, उसने कुछ जो बैलेट पेपर्स थे उनको निशान ज़दा कर दिया था, यानी कि उनके ऊपर को मार्किंग कर दी थी, जिससे वो वोटर्स हैं उनकी शिनाख्त जाहिर हुई थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, पहले हाई कोर्ट ने जो है वो सेटिसाइड किया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने वो अलाउ कर दी। उन्होंने कहा कि प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसको मुझे ये कि बताइए कि एक 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में सिक्रेसी से मुतालिक एक शिक थी, तो उसको इस अदालत ने जो है 1973 के आइन की जो आर्टिकल 226 है उसके साथ कैसे जोड़ा? देखें, कहीं वो असद साहब बेसिकली वो एक नाबीना शख्स की वोटिंग के हवाले से था कि नाबीना शख्स किसको वोट देते हैं, उसके साथ कोई साहब भी थे। तो उस पर उन्होंने ये होल्ड किया था कि जो सीक्रेसी वो एब्सोल्यूट नहीं है, क्योंकि बैलेटिंग में एक सीक्रेट यानी कि बात है, नाबीना शख्स तो हाँ, कैसे, उसको तो असिस्टेंस चाहिए होगी। हाँ, तो ये उस हवाले से था। लेकिन देखें, वो जो जजमेंट है उसमें कहीं भी ट्रेसेबल बैलेट का कोई हवाला नहीं है, या सीरियल नंबर का कोई हवाला नहीं है, या कोई बार कोड का भी कोई हवाला नहीं है। तो अगर आप उससे मदद लेना चाहें तो आपको मदद नहीं मिलेगी, नंबर 1। नंबर 2, हमारा आइन 1973 का है, वो 62 के आइन की बात हो रही थी। तो चीज़ें अब और बहुत सारी अमेंडमेंट भी हो गई हैं। हमारा जो इलेक्शन उसके 73 के जो आइन के मुताबिक कम्प्लीटली सुप्रीम कोर्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन कम्प्लीट इंडिपेंडेंट है। वो उस पर किसी किस्म की भी डायरेक्शन उसको नहीं दी जा सकती। ये उसने डिसाइड करना है कि किस तरीके से, हाँ, पार्लियामेंट अगर चाहे तो एक आईनी तरमीम कर सकती है, क्योंकि पार्लियामेंट मदर ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस है, लेजिस्लेशन उनका राइट है। वो अगर करें तो फिर इलेक्शन कमीशन पाबंद है उसको फॉलो करने का। लेकिन जब तक कोई नया लॉ नहीं बनता, और हाँ, ये भी मैं बता दूं कि ये जो अभी ओपिनियन आई उसमें एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि पार्लियामेंट कोई भी लॉ बना सकती है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के पावर्स को ख़त्म नहीं कर सकती या कम नहीं कर सकती। ये क्लियर कट डायरेक्शन है उसमें। तो इलेक्शन कमीशन की ताकत को आप ख़त्म नहीं कर सकते। अच्छा, इसमें एक और चीज़ कि जब सुनवात हो रही थी उसमें बहुत से ऐसे रिमार्क्स थे जजेस के, जिस तरह जस्टिस एजाजुल एहसन जो हैं उन्होंने ये कहा कि जी कोई ऐसी चीज़ बताएं कि सिक्रेसी जो है वो भी कायम हो जाए और शनाख्त भी ज़ाहिर हो जाए। और फिर चीफ जस्टिस जो हैं उन्होंने कहा कि देखिए हमारी भी मजबूरी समझिए, हम भी देखें क्या करना चाह रहे हैं, वो भी देखिए। और फिर एक मौके पे उन्होंने ये भी कहा जी कि वो जो कुछ अनऑथेंटिक किस्म की वीडियोस थी जिसमें वो
पीटीआई के जो मेंबरान थे सूबाई असम्बली, वो पैसे ले रहे थे, उनका भी उन्होंने जिक्र किया। जब जो बैरिस्टर सलाउद्दीन मेरे ख्याल में उस वक्त अपने आर्गूमेंट्स कर रहे थे, तो उन्होंने कहा जी वो वीडियोज़ हैं, उनका हम क्या करें, ये रिमार्क्स आ रहे थे। तो क्या आपने उनकी रिफ्लेक्शन देखी है जो भी जजमेंट आई? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट एक बात कही थी जब ये प्रोसीडिंग्स हो रही थी कि ना करप्ट प्रैक्टिसेस का हमारे सामने केस है, ना मतलब ना प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का हमारे सामने केस है। हमारे सामने केस जो है ना, वो क्वेश्चन है, हमने सिर्फ उस पर रहना, नंबर एक। नंबर दो, ये जो बातें ऑब्जर्वेशन आ रही थी वो इसलिए आ रही थी कि हुकूमत ने एक हाइप क्रिएट कर दी थी कि जैसे सेनेट के इलेक्शन चोरी हो गए और इसमें पैसा लग चल गया, और जो आपने वीडियो की बात की, ये 2018 की वीडियो है और उसमें इलेक्शन कमीशन ने नोटिस भी दिए थे और उसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को भी नोटिस दिए थे और किसी ने भी कोई अपीयर भी नहीं हुआ था। वो केस अभी तक पेंडिंग है, उस पर कोई किसी किस्म का भी रिजल्ट नहीं है। तो ये ऑब्जर्वेशन जो आ रही थी ना कि अगर एक पॉलिटिकल पार्टी को 10 सीट अलॉट है और उनकी 9 आती है तो उसका मतलब ये करप्शन होगी, ऐसा नहीं है। देखें, अभी रिसेंटली जो पंजाब में एक पीएमएलक्यू को सीट दी गई है, तो वो इलेक्शन अलायंस की वजह से गई है, एडजस्टमेंट हुई है वो आपस में, दोनों पॉलिटिकल, पीटीआई और पीएमएलक्यू की। तो ये साबित होता है कि अगर आपकी सीटें कम आ रही हैं तो उसका ये मतलब नहीं कि करप्शन हुई है, ये अलायंस का भी मतलब रिजल्ट हो सकता है। और ये रज़ा रबानी साहब ने एम्फेसिस करके उनको समझाने की भी कोशिश की थी कि ये सॉलिड एविडेंस जब तक ना आए करप्शन की, आप नहीं कह सकते कि इसमें पैसा चला है। तो अभी मतलब एक जो है, एक कंक्लूड अगर हम इसको करें तो आपके ख्याल में कि जो आज की जजमेंट है, क्या उसके बाद जो वोटिंग है वो क्या ओपन होगी या सीक्रेट बैलेटिंग होगी? और एक बात ये कि जो ऑर्डिनेंस था, प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस था, उसमें भी एक ये जो सनसेट क्लॉज की जगह ये लिखा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये करार नहीं दिया कि ये आईनी मामला नहीं है तो ये नाफिज हो जाएगा। उस ऑर्डिनेंस की अब क्या हैसियत होगी? असद साहब, पहली बात तो ये है कि इलेक्शन जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक इलेक्शन सीक्रेट बैलेट पे होंगे, ओपन नहीं होंगे, ठीक है। ना ट्रेसेबल बैलेट होंगे, ना बारकोड होगा, नंबर एक। नंबर दो, जो आपने ऑर्डिनेंस की बात की है, तो ऑर्डिनेंस में जो चूँकि खुद भी लिखा हुआ था सनसेट क्लॉज थी, तो वो ऑर्डिनेंस ख़त्म हो चुका है। चूँकि अब इलेक्शन सीक्रेट पे होने हैं, ओपन पे नहीं होने, तो अब उसकी कोई हैसियत नहीं रही। वैसे भी उसकी लाइफ 120 दिन थी, तो खैर अभी 120 दिन तो नहीं हुए, लेकिन चूँकि देखें नाफिज देखें असद साहब, एक चीज़ ध्यान में रखें कि ये जो मसले होते हैं ना, इलेक्शन कमीशन की अथॉरिटी जो वो कॉन्स्टिट्यूशन से पावर डिराइव करती है, वन टाइम अरेंजमेंट नहीं होती, ये फॉर ऑल टाइम्स टू कम होती है। जो भी जो लेजिस्लेशन अगर आएगी या कोई अगर पार्लियामेंट चाहे कि हम कोई नया लॉ बनाएं, ओपन बैलेट कर दें, तो ये फॉर ऑल टाइम्स टू कम होगा, फ्यूचर के लिए होगा। ये नहीं हो सकता कि एक इलेक्शन चूँकि हमने जीतना है हर सूरत में तो फिर ओपन कर दो, ऐसा नहीं होता। बहुत शुक्रिया नासिर साहब। जी नाज़रीन, ये नासिर साहब ने बताया कि जो आज की जो जजमेंट है, इसमें जो अभाम है ये ज़्यादा उन टीवी एंकर्स की जानिब से जो है वो लाया गया है, जिन्होंने ना तो शायद जजमेंट पढ़ी होगी जो कि 4 सफ़ात में, और उसमें भी 2 सफ़ात में जो है वो ओपिनियन है, और ना ही उन्होंने 1962 का जो आइन देखा होगा, ना ही वो जो जजमेंट है 1967 की वो देखी होगी, और कभी उन्होंने कोर्ट की प्रोसीडिंग भी नहीं देखी, तभी वो अपनी जो है वो मुख्तलिफ जो है वो इसकी इंटरप्रिटेशन कर रही हैं। और जहाँ तक बात जो है वो ऑर्डिनेंस की है, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है उसको नाफिज करने की कोशिश की थी, बल्कि तैयार कर दिया था, और ये कहा था कि ये सुप्रीम कोर्ट के आर्डर से मशरूत है। तो ये भी शायद पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा हुआ होगा कि कोई ऑर्डिनेंस नाफिज होने से पहले ही ख़त्म हो गया, यानी कि आप इसको ये कह लें कि ये वो गुल थे जो बिन खिले मुरझा गए। तो अब तक के लिए इतना ही। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।